हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वाइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। दोस्तों, जिस समय का इंतजार आप सभी को था अब वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। समय बीतता जा रहा है, तो आप इस समय का उपयोग करें, उपभोग न करें। और आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जमकर करें। जो जितना ही समय का उपयोग करेगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रल की। इंटीग्रल 12th के स्टूडेंट के लिए सबसे बिगेस्ट चैप्टर है और सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है। काफ़ी स्टूडेंट इंटीग्रल को लेकर परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम आप लोगों के बीच में इस वीडियो को लेकर आए हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानी को ना झेलना पड़े। आपको जो भी समस्या होंगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपकी समस्याओं को, परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब लग जाइए, अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है और ये सर्दी का मौसम है और सर्दी में आलस आना बिल्कुल लाज़मी है। तो इसलिए आलस को दूर करिए और अपनी युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये युद्ध है और योद्धा वही होता है जो अपने युद्ध की तैयारी अच्छे से करता है, किसी भी प्रकार के बहाने नहीं बनाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस में आपको आपको नेट पे सीबीएसई का सिलेबस मिल जाएगा और आप सभी के पास सीबीएसई का सिलेबस होगा भी। तो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कैलकुलस, जो इंटीग्रल है वो एक कैलकुलस का पार्ट है। तो कैलकुलस में आपका जो कैलकुलस है वो 35 मार्क्स का आने वाला है। दोस्तों, कैलकुलस जो चैप्टर है, जो पोर्शन है वो काफ़ी लेंदी पोर्शन है, बिगेस्ट पोर्शन है, हार्ड पोर्शन है और इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कैलकुलस की जमकर तैयारी करें, कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस करें। अब कैलकुलस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, आइए वो जान लेते हैं। तो कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डिफरेंशियल और सेकंड होता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस आप सभी पढ़ चुके होंगे, हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आप देख लेते हैं कौन-कौन से चैप्टर आते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका चैप्टर आता है कॉन्टिन्यूटी, सेकंड चैप्टर आता है डिफरेंशिएबिलिटी और थर्ड चैप्टर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये जो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर है ये आपका स्मॉल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज इसमें है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये लार्ज चैप्टर है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इन दोनों चैप्टर पे, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। तो स्टूडेंट बच्चों, आप ये देख लीजिए कि इंटीग्रल कैलकुलस को हम 4 पार्ट रखे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, एक आएगा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल, सेकंड आएगा आपका डेफिनिट इंटीग्रल, थर्ड आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसको भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को भी इसी में इंक्लूड कर लिया है, जो एक अलग चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस में आने वाले हैं। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 चैप्टर आपके कैलकुलस में आने वाले हैं और 7 चैप्टर से 35 मार्क्स आपको गेन करने हैं। तो बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? तो इंटीग्रल कैलकुलस में बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस के 2 पोर्शन हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका फर्स्ट पोर्शन है एक इंडेफिनिट इंटीग्रल और सेकंड पोर्शन है आपका डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये दोनों पार्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल को मिला के आपका इंटीग्रल कैलकुलस जो बन रहा है, इससे आपको टोटल मिलने वाले हैं 10 मार्क्स। जैसा कि आप 2022 और 23 का मॉडल पेपर डाउनलोड किए होंगे, सैंपल पेपर जो सीबीएसई की वेबसाइट पे आ चुका है और बहुत दिनों पहले आ चुका है, तो आप देख ही चुके होंगे कि उसमें कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में होगा और 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू इससे पूछा जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों,
आपको टोटल कितने मार्क्स मिलने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल को मिला के आपको 10 मार्क्स मिलने वाले, और 10 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसे इग्नोर ना करें और इसे ध्यान दें। और ये काफ़ी लेंदी चैप्टर भी है और बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता है। तो अब हम देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। इसमें अगर एक्सरसाइज की बात करें, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में नंबर ऑफ एक्सरसाइज की हम बात कर लें तो अगर हम नंबर ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो डेफिनिट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल जो हमारा चैप्टर 7 है, चैप्टर 7, इसमें टोटल 7 पॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट होता है आपका 7.1 टू 7.11। टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं और प्लस इसमें मिसलेनियस, MICS, मिसलेनियस भी इम्पॉर्टेंट रोल लगता है, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मिसलेनियस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, मिसलेनियस के क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको 7.1 मतलब टोटल आपके नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज की बात की जाए तो टोटल 11 एक्सरसाइजेज आपके बोर्ड में इस चैप्टर से आने वाले हैं, जिसमें इस 12 एक्सरसाइजेज, तो 12 एक्सरसाइजेज में आपके डेफिनिट इंटीग्रल भी होंगे और इनडेफिनिट भी इंटीग्रल भी होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों इसे आप समझ चुके होंगे, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल होता क्या है? तो इंटीग्रल आपका होता क्या है, इसे हमें समझना है। व्हाट इज इंटीग्रल? इंटीग्रल तो आप जानते हैं प्रोसेस, इसका बेसिक सा एक डिफिनीशन है छोटा सा। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। Process of finding antiderivative is called an integral, is called an integral। इसे ही आप क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। मतलब अगर आप किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? इंटीग्रल कहेंगे। इंटीग्रेशन का, इसे इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल बोलिए या इंटीग्रेशन बोलिए, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स एक और करके एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं आप, और करके इनवर्स इनवर्स प्रोसेस इनवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है? तो इनवर्स प्रोसेस को ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रल बोलिए, इंटीग्रेशन बोलिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि आपको जो डेरिवेटिव पिछले चैप्टर में फाइंड करते थे उसी का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इंटीग्रल इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इंटीग्रल की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या इसके यूज हैं, एप्लीकेशन। यूज क्या है इसका? यूज क्या है? यूज या एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अगर हम इसके यूज की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ, अगर हम इसकी यूज की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एराइजेस। इसका उदय क्यों हुआ? डेवलपमेंट ये आया क्यों? तो डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एराइजेस आउट ऑफ आउट ऑफ द आउट ऑफ फाइंडिंग द
out of solving the problem out of solving the problem of following type following type। तो दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अराइजेज आउट ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉलोइंग टाइप। किस तरह के प्रॉब्लम की बात करते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रॉब्लम होंगे, तो हम इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो आपके फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ऑफ फाइंडिंग प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग a function whenever its derivative is given whenever its derivative is given। अगर आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, जिस किसी भी टर्म का, फंक्शन का डेरिवेटिव आपको फाइंड है, आपको पता है, नोन है, उस फंक्शन को फाइंड करने का जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, उसी को हम इस इंटीग्रल में पढ़ते हैं। सेकेंड आपका प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। ऐसा एरिया जो ग्राफ से बाउंडेड बाय द ग्राफ, और वो ग्राफ किसका हो, ग्राफ तो किसी फंक्शन का होता है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन, ये होता है आपका इंटीग्रल अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है। तो अगर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, तो वो फॉलोइंग टाइप्स के प्रॉब्लम जब आपके सामने होंगे, तो आप इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। जैसे किस तरह के प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन, आपको एक फंक्शन फाइंड करना हो, ऐसी सब प्रॉब्लम आपके सामने हो जिसका डेरिवेटिव दिया हो, तब जाके आप इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एरिया फाइंड करना हो, तब आप इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। तो आप ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो फर्स्ट टाइप है, इससे आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में रख सकते हैं, इसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में रख सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रल बोल सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम इंडेफिनिट इंटीग्रल में आते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है इसे डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसका नाम क्यों रखा गया है। तो चलिए हम बताते हैं इनका नाम इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल क्यों रखा गया है। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब आप नोट कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलने का कारण और डेफिनिट इंटीग्रल बोलने का रीजन क्या है, वो देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रल की। आखिर क्यों इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा क्योंकि लाइट चली गई है, और थोड़ा बोर्ड पे फोकस भी आ रहा होगा, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, तो आप लोग भी पढ़ाई में मन लगाइए। तो देखिए, वाई इज इट कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल, ऐसा क्यों बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल बिकॉज इट इज नॉट यूनिक। इसका कोई यूनिक आंसर नहीं आता है, फिक्स आंसर नहीं आता है। जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है। एक्चुअली देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रल। उसमें जब इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं,
तो उसके इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रल्स ऑफ ईच फंक्शन, कोई भी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रल फाइंड करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रल्स आपको मिलेंगे और उन सभी को विच कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग सी, आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना पड़ता है उस फंक्शन में, तो इसीलिए इसे आप बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल, जैसे कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखिए कि क्यों ऐसा होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों लेते हैं। तो पहले सारे सिंबल को हम समझ लेते हैं, कौन कौन से सिंबल आते हैं, क्यों आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ ऑफ फंक्शन लिखते थे। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये जो एफ एक्स फंक्शन है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आंसर आता है एफ एक्स। लेकिन जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ एक्स प्लस सी। आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों मिलता है और इसके पीछे क्या रीजन है, अब हम देखते हैं। तो देखिए क्यों ऐसा होता है। जैसे हम एक टर्म ले लेते हैं साइन एक्स, आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक हम टर्म ले रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी गेट कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अगर आप साइन एक्स, अगर आप साइन एक्स प्लस टू का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी आपको कॉस एक्स मिलेगा। अगर आप साइन एक्स प्लस 100 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी आपको कॉस एक्स ही मिलने वाला है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं 200, अगर आप डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, अगर आप यहाँ पे 50,000 भी लिख देते हैं तो भी आपको कॉस एक्स ही मिलने वाला है। मतलब डिफरेंशिएशन में आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। आपको पहले से मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का जीरो क्यों होता है। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन मीन्स होता है रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन मीन्स होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो आप खुद सोच के बताइए, अगर रेट ऑफ चेंज हम किसी टर्म का फाइंड करते हैं तो क्या वो टर्म जब कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो क्या वो चेंज होगी कभी। अगर मान लीजिए आप टाइम के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन को चाहते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर या 5 मीटर या कुछ भी है, कोई कांस्टेंट नंबर है 100, और इसे आप चाहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना, तो क्या ये 100 टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। या सुबह हो या शाम हो, ये टाइम के चेंज होने से कांस्टेंट टर्म बदलते नहीं हैं, मतलब वो फिक्स ही रहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाते हैं, जीरो। तो रेट ऑफ चेंज हम उनका क्या मानते हैं, जीरो। उसमें जीरो मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स का, तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस सी। आप सी लगा देंगे, इस सी से क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, तो ये चीज़ें हैं। तो आप सी लगा देंगे, सी से आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो टर्म आ रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म 200, 1000, 5000, ये सभी ये सी को इंडिकेट करते हैं। सी इन्हीं आर्बिट्री कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सी क्यों लगाते हैं। क्योंकि सी लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता है और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने इंटीग्रल में
सी की वैल्यू लगाते हैं। और ये सी आपको जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये जो सी है, सी लगाने की वजह से, जैसे आप अगर आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, एक्स स्क्वायर अपॉन 3+2 या एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या आएगा, इसका कर लीजिए, सॉरी, एक्स अपॉन 3 dx, तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 6+3। क्यों? क्योंकि अगर डिफ्रेंसिएशन देखा जाए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3+2, तो इसका भी क्या आएगा डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 1/3, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/3। तो इस तरह आपको इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाता है। मतलब आपको अगर आप x/3 यहाँ पे d/dx x/3 ले लिए, अगर आप d/dx x/3 प्लस 100 लेंगे तो भी क्या आएगा, 1/3 ही आएगा। अगर आप और भी कोई टर्म लेंगे तो भी 1/3 ही आएगा। इसी 1/3 को, इस ये जो आपके कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं, इसी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करते हैं। तो इसी आर्बिट्री कांस्टेंट को आप क्या बोल सकते हैं, अब हम आते हैं इसे क्या बोलते हैं। जैसे अगर आप इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या हमें बताता है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व के बारे में हमें बताता है, फैमिली ऑफ कर्व। करो, जैसे अभी हम बताएं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इसमें सी की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर +2, एक्स स्क्वायर +5, एक्स स्क्वायर +100। और ये एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या है, ये पैराबोला, y = x²। एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला के इक्वेशन। अगर आप एक्स स्क्वायर +2, 5 या कुछ भी रखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में ऐसा y = x² का ग्राफ ऐसा है, y = x² + 2 का ग्राफ, y = x² + 5 का ग्राफ। मतलब फैमिली ऑफ कर्व के बारे में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल से पता चलता है। तो अब हम आगे देखते हैं किसे क्या बोलते हैं, कौन कौन से बेसिक चीज़ें हैं इसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं इसे, इसे ऑपरेटर बोल सकते हैं। ये जो स्नैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको ऑपरेटर, सिंबल ऑफ इंटीग्रल, सिंबल बोल सकते हैं। ये सिंबल है, ऑपरेटर है किसका, इंटीग्रल का। ये जो एफ एक्स आप लिख रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ये आपका ऑपरेटर हो गया। ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। और डी एक्स में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये क्या है, इस सी को, ये जो सी है, इस सी को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। और ये क्या है, आपका आंसर जो इंटीग्रेट किया हुआ टर्म है, ये है वो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है। ये जो x है, ये आप जानते हैं, ये क्या है, ये जो x है ये है वेरिएबल, ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को जान गए। ये है ऑपरेटर, सिंबल ऑफ इंटीग्रल, एफ एक्स, इंटीग्रैंड, डी एक्स टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम, आप इसे भी आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट। अब हम आपको बता चुके हैं इस चैप्टर से कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं,
और इससे क्या हमें मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिलते हैं, और इसमें सी क्यों लगाते हैं, सी लगाने का रीजन क्या है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हो चुके हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन होंगे, और सिमिलर क्वेश्चन आर डी शर्मा या अदर बुक के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर ज़्यादा आसान हो और आपको आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू।